हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। और बाकी उससे पहले एक दो पिछली वाली वीडियो थी, उसमें मैंने एरिया एक तरीके से निकालना आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो सेकंड मेथड से भी एरिया निकालना मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम ट्रेपेजियम यूज ना करके उसे हम किसी अलग अलग ज्योमेट्री में ब्रेक करते हैं तो उस केस में एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा y हो गया। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया और सीधा वही एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे बनाई है। यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है। इस तरीके से जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे x1 y1 है, ये हमारे x2 y2 है। और जब हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ तो ये सेपरेशन हमारी x1 हो जाएगी, ये x2 हो जाएगी, यहाँ पर y1 हो जाएगी और यहाँ पर Q के लिए y2 हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं कि पहले जो मैंने किया था उसमें सिर्फ केवल इसको एक ट्रेपेजियम मान लेता। ठीक है, इसको A और B नाम भी दे देता हूँ। अब मान लो कि मैं इस लाइन को अगर इधर एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो ऊपर एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसको मैंने T से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे मैं C नाम दे देता हूँ और एक नीचे बन गया रेक्टेंगल। तो एक बन गया हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है, और एक बन गया हमारे पास रेक्टेंगल। अब इन दो का हमें एरिया निकालना है और टोटल एरिया की बात करेंगे तो दोनों का एरिया निकाल करके हमें सम अप कर देना। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस और साथ में होती है उसकी हाइट। इन दो चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बेस की बात करें तो बेस कितना हो जाएगा 1/2। जो हमारा ट्रायंगल है ये है पी सी क्यू, तो बेस हो गया हमारा पी सी, पी से सी तक बेस हो गया और क्यू से सी तक, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये हो गई हमारी हाइट। अब बात आती है कि अगर हमें डायग्राम में निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, वैल्यू बहुत ही इजीली कैलकुलेट होती है हमारी, ये नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा हमें कुछ टेंशन लेने वाली बात है। जो हमारी यहाँ से और यहाँ तक की जो सेपरेशन है, ठीक है, जब हमने पहली वीडियो पढ़ी थी तो उसमें था कि जो हमारी टोटल सेपरेशन है ये वाली, ये तो हमारी पूरी थी y1, ठीक है, और जो इसके नीचे वाली है ये थी हमारी, सॉरी, ये हमारी y2 है और ये हमारी y1 है। ठीक है, जैसे हमने x के लिए वैल्यू कैलकुलेट की थी वैसे ही हमारी जो q से c तक की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी y2 माइनस y1। ठीक, सेम जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया हमने, तो ये हमारी क्यू सी की वैल्यू है। बात करें हम बी सी की तो बी जो हमारा बेस है वो पी सी है। ठीक है, पी सी की वैल्यू हमारी ए बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी बेस बना हुआ है नीचे ए सी की वैल्यू, और ए सी की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी, x2 माइनस x1 होती है। ठीक है, तो इसमें हमें ये चीजें मिल गई हैं। बाकी करना कुछ नहीं है, तुम लोगों को बस केवल ध्यान लगाना है कि जो हमारी इक्वेशंस हैं वो जो हमारी वैल्यू हैं उनको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू सभी की इजी है निकालनी। ठीक है, तो जो हमारे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा टी वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, बेस हमारा पी सी है, पी से सी तक की वैल्यू होगी y2 माइनस y1। ठीक है, और क्यू सी क्यू सी की वैल्यू में रख दी है। पी सी जो हमारा बेस है वो हमारा Q1 Q2 का जो डिफरेंस है उसके इक्वल होगा, मतलब ए बी के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया है। अब बात करें हम रेक्टेंगल की तो रेक्टेंगल तो हम नाम दे देते हैं, ये हो गया पी सी बी और ये हो गया ए। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा हमारा L इंटू बी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हम मान लेते हैं कि ए पी है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो हो जाएगी हमारी ए पी। अगर
गौर से देखो तो जो हमारी ए बी है, ए बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, x2 माइनस x1 है, और जो हमारा ए पी है, ए पी हमारा y1 के इक्वल हो जाएगा, तो इस इक्वेशन आ जाएगी y1 x2 माइनस x1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने एरिया कैलकुलेट करना सीख लिया है। बाकी टोटल एरिया जब हमें निकालना होता है तो हमें एरिया को ऐड करना होगा, ठीक है। तो जो हमारा टोटल एरिया है उसमें t को और r को मुझे ऐड करना है। t की वैल्यू हो जाएगी 1/2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और प्लस कर देना है y1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये टोटल एरिया मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक दूसरा मेथड था एरिया निकालने का। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना था मेन चीज वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो हमें हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तब क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तब उस केस में जो हमारा ग्राफ है वो कैसे बनेगा। ये हम मान लेते हैं इस जो y एक्सिस है उसके अलावा हम डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं और x एक्सिस के अलावा हम टाइम, ठीक है। ये बात याद रखनी है, जो हमारी पहली वैल्यू है वो हमारी y के अलावा है और दूसरी हमारी x एक्सिस के अलावा है, जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी सेपरेशन है, पोजीशन है वो हमारी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। जो लाइन है वो हमारी टाइम एक्सिस की पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब कर्व जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा कर्व पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। और हमारा ग्राफ है वो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डिस्टेंस और ये होगा हमारा टाइम, और जो एक स्ट्रेट लाइन है वो मैं इसी पर बना देता हूँ, ठीक है। जो ये रेड पेन से मैं बना रहा हूँ ये भी पॉसिबल है, ठीक है। इन दोनों ग्राफों में डिफरेंस का है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये तो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर का मतलब या तो हम हो सकते हैं फिर कोई और हो सकता है, जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है उससे कुछ डिस्टेंस पे अगर दूर होगा तो कर्व नंबर 1, ठीक है। और जो ये वाला है ये तब है जब व्हेन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट आर एट सेम पोजीशन, ठीक है। जब वो दोनों सेम पोजीशन पर होते हैं तब उस केस में जो हमारा ग्राफ नंबर सेकंड है वो वैलिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें वेलोसिटी की, तो जो वैसे ही हमको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर रहता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ वेलोसिटी निकालने का तरीका। यहाँ पर ये हमारे डिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा टाइम है। तो अगर हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी पूछा जाए कि वेलोसिटी बताओ भाई ऑब्जेक्ट की कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे x1, y1, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे कुछ q, ये हो जाएगा x2, y1, ठीक। अब जो इसमें जो हमारे y का कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात, सीधी सी बात यह है कि अगर हमारा y का कोऑर्डिनेट सेम है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए y1 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y1 माइनस y1 जीरो होता है, अपॉन डिवाइड किसी से हम करें तो वैल्यू 0 ही आती है। जो ये कोऑर्डिनेट है सीधे सिंपल हमें ऐसे तो दिए नहीं जाएंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वो चेंज करके देगा। बाकी जो रियल ग्राफ है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पर बेस्ड, तब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को अगर हम कराएं मूव, ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट को मैं करा देता हूं मूव। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो उस केस में हमारा ग्राफ है वो चेंज हो जाता है। ये हमारे डिस्टेंस हो गए, टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टाइम को टी से, और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम बना देते हैं कर्व कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा ये लाइन है, जो मतलब लाइन बनी हुई है, ये यहाँ से पास हो रही है, हो सकता है हमारी ओरिजिन से पास हो जाए, ओरिजिन का मतलब है ओ से पास हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर हम पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाली लाइन को, तो नीचे वाली लाइन से ही बात कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मूव कर रहा है, तो इसीलिए जो हमारी ये लाइन बनी है, ठीक है, ये वाली लाइन रेड कलर वाली, ये हमारी ना तो डिस्टेंस के पैरेलल है और ना ही टाइम के पैरेलल है, दोनों के बीच में है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में होगी तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। अगर वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेस्ट पर आएगा। ठीक है, तो ये तुम लोगों को याद रखना है। और बाकी से वही कंडीशन, अगर यहां से पूछा गया हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो स्पीड का मतलब है सीधा सा स्लोप ऑफ द लाइन। अब बात ये आती है जब हम कर्व पढ़ेंगे तो बहुत सारे कर्व जब हमारे पास हो जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्लोप निकालना है या एरिया। तो उसके लिए सबसे मेन चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले ये देखो हमारा कर्व है वो है किसका। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और हमसे पूछ रहा है कि स्पीड बताएं। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डी अपॉन टी। जहां पर दोनों एक्सिस का हम रेशियो निकालते हैं, मतलब डिवीजन करते हैं, वहां पर हमें स्लोप ही निकालना है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, जो तुम्हें याद रखना है। अब जब हम बात नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर हमें अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, कि ये तो वो यहाँ पे है नहीं, ठीक, बट एट रैंडम मान लेते हैं कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और वहां से पूछा गया हमें डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हमें उसमें एरिया कैलकुलेट करना होगा। बाकी वो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ लेंगे। आई होप कि इतना तो आप लोगों समझ में आया होगा। स्पीड निकालनी आ गई। ठीक है, बाकी ये होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।